सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइज, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है अभी, जो 10 जून का है। 10 जून के जो है जितनी भी शिफ्ट है उन सभी शिफ्टों का हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता देती हूँ गाइज कि जो आज का हमारा 10 जून का जो शिफ्ट था, ये जो है हार्ड था, ठीक है ना। आज जो है पेपर जो है वो बाकी के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा हार्ड था। मैथ और रीजनिंग का पेपर जो था वो थोड़ा इजी था, लेकिन हाँ, जीके जीएस का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ था, क्योंकि आज का जो था 10 जून की, अगर मैं सभी शिफ्टों की बात करूँ, मिलाकर मैं बात कर रही हूँ, तो जो है बजट से रिलेटेड जो है प्रश्न ज्यादा थे, और जो है पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न इसमें जो है ज्यादा थे। तो ये जो है 10 जून के जो है ओवरऑल मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए बाकी एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने 2025 से 26 के बजट में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए कितनी राशि आवंटित की है, ठीक है ना। और ये जो है 10 जून के आपके फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो 2025 से 26 के बजट में जो है वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो 506 करोड़ की गई है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो मैं ये एनालाइज करती हूँ गाइज, ये एनालाइज में जो आपका एग्जाम होता है वो सिर्फ स्टूडेंट को ही वो क्वेश्चन पता होता है। अभी वो क्वेश्चन किसी को भी पता नहीं होता है। इनफैक्ट जो जितने लोग एग्जाम देते हैं वो सिर्फ उन्हीं लोग को पता होता है। तो हम किस बेसिस पे एनालाइज लेकर आते हैं, मैं जो लेकर आती हूँ वो बच्चों का हम रिव्यू देखते हैं। बच्चों के से पूछते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन थे, कहाँ से क्वेश्चन थे। तब जाकर जो है हम उसी बेसिस पे जो है पूरा एनालाइज करके एंड देन आपके लिए प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये है दिल्ली सरकार ने जो है वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है 506 करोड़ राशि आवंटित की है। इसके बाद जो है हम पूरा बजट देखेंगे दिल्ली का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, जैसे कि वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है 506 करोड़ है। तो याद रखिएगा, प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय के लिए जो है कितना है गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण, और याद रखिएगा आपातकालीन, और आपातकालीन के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है गाइस, तो याद रखिएगा आपातकालीन के लिए जो है 300 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है, ठीक है ना। 300 करोड़, 300 करोड़ राशि की, 300 करोड़ राशि आवंटित की गई है, ठीक, आवंटित की गई है, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यमुना नदी की सफाई के लिए जो है कितनी राशि आवंटित की गई है। यमुना नदी की सफाई के लिए, यमुना नदी के सफाई के लिए जो है 500 करोड़ राशि आवंटित की गई, ठीक है ना। यमुना नदी की सफाई के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो याद रखिएगा 500 करोड़ जो है आवंटित की गई है, 500 करोड़, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार ने जो है प्रदूषण के लिए एक योजना भी लागू की है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, प्रदूषण के लिए, प्रदूषण के लिए जो है कौन सी योजना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना लागू की है, जिस योजना का नाम क्या है guys? तो उस योजना का नाम है ग्रीन दिल्ली योजना, ठीक है ना। सॉरी, ग्रीन ग्रीन दिल्ली योजना, ठीक है। ये जो है योजना लागू की है, ये योजना आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, ठीक है ना, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इस योजना को लागू किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है 70 लाख पेड़ लगाने का भी जो है इस बजट में जो है 70 लाख पेड़ लगाने की भी योजना बनाई गई, ठीक है ना। तो 70 लाख पेड़ लगाने का भी योजना बनाया गया, पेड़ लगाने की योजना बनाई गई। तो ये भी आपको याद रखना। ये सब जो है दिल्ली सरकार के बजट का कुछ पॉइंट है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था और पूछा भी गया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो गाइस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये भारत के ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओडिशा के कौन से जिले में स्थित है तो याद रखिएगा ओडिशा के ये मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है ना, ओडिशा के कौन से जिले में स्थित है तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से जो है हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसकी स्थापना वगैरह जितना भी पॉइंट है उन सबको देखेंगे। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी गाइस तो याद रखिएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की स्थापना 1956 1956 में हुआ था। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो बाद में इसे जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है ना, 1970 पूछा जाता है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित कब किया गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, शामिल कर लिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसका नाम पड़ा जो है सिमलीपाल, तो कौन से वृक्ष से पड़ा है तो याद रखिएगा सिमुल नाम के वृक्ष से इसका नाम पड़ा। ठीक है ना, सिमुल वृक्ष से, सिमुल वृक्ष पर नाम, सिमुल वृक्ष पर नाम पड़ा है। ठीक है ना, तो ये जो पूछा जाएगा अगर आपसे कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम कौन से वृक्ष से लिया गया तो याद रखिएगा सिमुल वृक्ष से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सा, जैसे कि अगर मैं वृक्ष की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया कि सिमुल वृक्ष से लिया गया तो सिमुल वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे साल का वृक्ष भी यहाँ पे जो है मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है असन, असन और उसके बाद जो है तेंदू। मैंने पूछा था कि तेंदू का जो होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था कि तेंदू जो होता है इसका उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है, इसके पत्तों का उपयोग सबसे ज्यादा किस में होता है तो याद रखिएगा तेंदू के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि 2009 में यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में इसे सम्मिलित भी किया गया। ठीक है ना, विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है तो अगला पॉइंट सिमलीपाल से याद रखना है कि यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा झरना है तो याद रखिएगा बरेही पानी। बरेही पानी का जो है यहाँ पे जो है बरेही पानी झरना स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है गाइस तो ये भी याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है, बरेही पानी झरना की ऊंचाई जो है वो है 217 मीटर, 217 मीटर। ठीक है, इसके बात करें कि यहाँ से कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है, नदी जो है प्रवाहित होती है तो यहाँ से जो है आपको याद रखना है जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है ना, प्रवाहित होती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, सिमलीपाल से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था तो सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है नॉर्मन बोरलॉग के बारे में जो है यहाँ पे जो हम एक एक पॉइंट को याद रखेंगे तो याद रखिएगा इन्हें जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है याद रखिएगा इन्हें जो है वैश्विक स्तर पे जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना, वैश्विक, वैश्विक स्तर पर
वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है गाइस? तो यह देखिएगा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और इन्होंने ही जो है कौन सा शब्द यूज किया था? सदाबहार क्रांति का शब्द का यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग से आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपके किस राज्य के थे गाइस रहने वाले? तो ये जो थे वो अमेरिका के थे, ठीक है ना। ये किस राज्य के थे? अमेरिका के थे। तो यहाँ पे अमेरिका लिख लीजिए, ठीक है ना, अमेरिका के थे। अब यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पे जो है जितना भी पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है आपको हरित क्रांति से रिलेटेड, ठीक है ना। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति के बारे में हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। हरित क्रांति के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुआ था गाइस याद रखिएगा 1960 में। 1960 में जो है 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो है आपको याद रखना है यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी इसका उद्देश्य क्या था गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे इसका उद्देश्य 1960 में हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है ना। खाद्य उत्पादन को बढ़ाना और भूखमरी को समाप्त करना। भूखमरी को समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हरित क्रांति के जनक है आपके नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 1970 में जो है 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है आपके जो है एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन जो है ये आपको ध्यान रखना, ये है आपके भारत स्तर पे जो है हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। भारत स्तर पर भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे आपको पूछूं कि ये जो हरित क्रांति का प्रभाव है ये सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य में देखने को मिला है, तो इसके अगर मैं प्रभाव की बात करूं कि कौन कौन से राज्य में जो है इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला है हरित क्रांति का, तो याद देखिएगा पंजाब और हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है ना, हरियाणा में। उसके बाद जो है इस क्रांति से जो है गेहूं को बहुत ज्यादा ये हुआ, यानी कि इस क्रांति का जो प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला था वो मिला था गेहूं पे। और जो है तिलहन में जो है इसकी इसमें कमी हो गई, यानी गेहूं चावल पे इतना ज्यादा फोकस था कि तिलहन में जो है कमी आ गई थी। तो ये भी दो पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस द्वीप समूह में सैन्य हवाई अड्डा बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो किस द्वीप समूह पे जो है सैन्य हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो ये है आपके लक्षद्वीप पे दी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप पे जो है ये आपको ध्यान रखना है कितने सैन्य हवाई अड्डा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 सैन्य हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है। 2 सैन्य हवाई अड्डे बनाने की मंजूरी दी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लक्षद्वीप के बारे में याद रखना आपको क्या कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने द्वीप है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ जो है टोटल जो है ये आपका इसमें जो है कितना 36 द्वीप है, ठीक है। कितने द्वीप है गाइस, तो याद रखिएगा यहाँ जो है 36 द्वीप है। उसके बाद अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जो लक्षद्वीप की राजधानी है ये कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवरत्ती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि लक्षद्वीप में जो है कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है मलयालम, ठीक है। मलयालम यहाँ सबसे ज्यादा बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये जो है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान, इसके हम सबसे पहले संस्थापक के बारे में बात करेंगे कि इनके संस्थापक कौन है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके संस्थापक दो लोगों ने मिलकर इनकी स्थापना की थी। पहला जो नाम है वो कौन-सा नाम है? शांति स्वरूप भटनागर। ये पुरस्कार भी मिलता है और ये कौन से क्षेत्र में मिलता है याद करिए, ठीक है ना? शांति स्वरूप भटनागर भटनागर। और जो है दूसरा जो है वो उनका नाम क्या है जिन्होंने मिलकर किया था? तो याद रखिएगा, दूसरा जो है वो है आपके आकोट रामासामी, ठीक है ना? आकोट रामासामी, ठीक है? तो ये दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद जो है कभी-कभी क्या है ना कि आपका जो CSIR है, तो कभी हिंदी में आपसे नहीं पूछकर इंग्लिश में वो लिखा होता है और आपसे पूछ देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि CSIR CSIR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है? तो C से हो गया आपका काउंसिल, काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? तो ये जो है आपको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत की 2025 की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.9% किसने दी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, ठीक है ना? तो ये जो है किसने दी थी गाइस? तो आपको बताना है IMF ने या RBI ने या ADB ने या फिर विश्व बैंक ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने दी थी, ठीक है ना? अब विश्व बैंक ने जो है ये जो है 6.9% दी थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने जो है पहले अनुमान लगाया था, जो वो कितना परसेंट लगाया था? तो इन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था वो 6.6% का लगाया था, लेकिन बाद में बढ़ाकर इन्होंने 6.9% का इन्होंने अनुमान लगाया। अब यहाँ पे जो है हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुआ था? स्थापना। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो 1944 में हुआ था, 1944 में इसका स्थापना हुआ था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें इसका स्थापना जो है कौन से सम्मेलन के तहत हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना? ब्रेटन ब्रेटन वुड्स के तहत, ठीक है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरा हो गया, इसके बाद जो है आपको याद रखना है इसका मुख्यालय। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन वॉशिंगटन DC में जो है इसका मुख्यालय है। और वॉशिंगटन DC जो है ये आपका कहाँ पड़ता है गाइस? याद रखिएगा ये पड़ता है आपका अमेरिका में, ठीक है? ये कहाँ है गाइस? याद रखिएगा वॉशिंगटन DC जो है ये आपका अमेरिका में है। चलिए अब हम एक आपको GDP के बारे में एक कुछ पॉइंट को बताते हैं। जैसे GDP के बारे में आपको याद क्या रखना है कि GDP का जो है याद रखिएगा, इसमें जो है 3 तरीकों से इसे मापा जाता है, ठीक है ना? कितने तरीकों से मापा जाता है? 3 तरीकों से GDP को 3 तरीकों से मापा जाता है, ठीक है? और याद रखिएगा ये कौन-कौन सा तरीका से मापा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला अगर हम बात करें तो वो 3 तरीका कौन-कौन सा है? पहला है व्यय विधि, ठीक है ना? पहला आपका कौन सा है?
व्यय विधि। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा है आपका आय विधि। ठीक है। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो हो गया वो हो गया आपका उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। और वहीं अगर मैं जीडीपी के फुल फॉर्म की बात करूँ तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, बहुत लोगों को पता होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मैंने पिक्चर में लगाया उस पर लिखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में किस युद्ध ने उसकी सत्ता को मजबूत किया था। तो बताइए कौन से युद्ध ने मजबूत किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तालीकोटा के युद्ध ने, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर चौसा का युद्ध। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले चौसा के युद्ध की बात करूँ तो चौसा का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ था। ये हुआ था आपका जो है हुमायूं के बीच हुआ था, और जो है आपके शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसे हम कन्नौज की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। तो चौसे के युद्ध में जो है ये किसके बीच हुआ था, हुमायूं। हुमायूं हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं, ये जो है चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुआ था आपका 1540 में। ठीक है ना, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसके बाद जो है याद रखिएगा इसमें हार किसकी हुई थी। तो इसमें जो हार हुई थी वो हुमायूं की हार हो गई थी। ठीक है, हार इसमें किसकी हुई थी, हुमायूं की। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध की अगर मैं बात करूँ तो ये जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था, तो ये खानवा का युद्ध जो है ये बाबर के बीच हुआ था। बाबर और जो है किसके बीच हुआ था गाइस, राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच। ठीक है। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें जीत किसकी हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जीत जो हुई थी वो बाबर की हुई थी। ठीक है, जीत बाबर की हुई थी। और इसके बाद आ जाते हैं गाइस पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये युद्ध जो है ये अकबर के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इसी ने, ये युद्ध ने जो है अकबर की शक्ति को और मजबूत कर दिया था। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर पानीपत की युद्ध की बात करें, 1500 जो है ये कब हुआ था, 56 में हुआ था। ठीक है ना, 1556 में। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर के समय हुआ था, जो बाबर उसमें जीत हासिल की थी। और इसमें जो है 1556 में जो है ये हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, 1556 में हुआ था, जो कि ये अकबर के बीच हुआ था। और जो है किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी गाइस, इसमें जीत अकबर की हुई थी। ठीक है, तो ये इसके लिए काफी निर्णायक था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं, तो इसे जो है राक्षस राक्षस तांगरी युद्ध भी कहते हैं। तांगरी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है आपका कब हुआ था गाइस, तो ये हुआ था आपका जो है, आपको डेट याद रखना है, ये हुआ था आपका 1565 में। उसके बाद अगर मैं तालीकोटा की युद्ध की बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था ये आपको ध्यान रखना है, दक्कन के सुल्तान के बीच हुआ था। दक्कन के सुल्तान और जो है और किसके बीच हुआ था, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य से हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो जीत है वो किसकी हुई थी, तो इसमें जो जीत हुआ था वो हुआ था दक्कन के सुल्तान की जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे युद्ध लिखा दी हूँ। अब यहाँ पे जो है अकबर के से रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किसके बारे में गाइस, अकबर के बारे में। ठीक है, तो अकबर के बारे में हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रख, अकबर का जन्म कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ तो अकबर का जन्म जो है ये कब हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में।
1542 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है अकबर के बारे में, वो पूछा जाता है आपसे कि इन्होंने जो है जजिया कर को कब समाप्त किया और दास प्रथा को कब अंत किया, ठीक है ना। तो दास प्रथा का अंत अगर मैं बात करूँ, ऐसे तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जिस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो इन्होंने जो दास प्रथा का अंत किया था गैस, 1562 में जो है इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। और दूसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है जजिया कर को कब समाप्त किया था गाइस, याद रखिएगा जजिया कर। तो इन्होंने जो है जजिया कर को समाप्त किया था गाइस, याद रखिएगा वो कब किया था? 1564 में। 1564 में जो है इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। उसके बाद जो है अकबर के दरबार में जो है कुल कितने रत्न थे? तो अकबर के दरबार में जो है कुल 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, ठीक है। चलिए, नवरत्न जो है यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं लिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए, रिवीजन के लिए मैं एक बार बोल देती हूँ। अकबर के 9 रत्नों में से किनका किनका नाम आता है? अबुल फजल का आता है, बीरबल का आता है, तानसेन का आता है, राजा टोडरमल का आता है, मान सिंह का आता है, फैजी आता है जो अबुल फजल के भाई थे। इसके बाद हकीम हुमाम आते हैं, मुल्ला दो प्याजा, और उसके बाद जो है अब्दुल रहीम, यानी कि जिसे हम खाना खाना उन लोग बोलते थे, ठीक है, जिन्हें खाना खाने की उपाधि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि परिसीमन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बताइए परिसीमन आयोग का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 82 में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 4 बार इसका गठन किया गया। इसका गठन कितनी बार किया गया? तो 4 बार इसका गठन किया गया है। और 4 बार इसका गठन जो है ये कब कब किया गया है इसे भी हम देखेंगे। 4 बार इसका गठन हुआ। पहली बार इसका गठन हुआ था 1952 में, इसका गठन हुआ था पहली बार 1992 में, 52 में हुआ था। उसके बाद जो है दूसरी बार इसका गठन हुआ था 1962 में। तीसरी बार इसका गठन हुआ था 1972 में। और चौथी बार इसका गठन हुआ था 2002 में। लेकिन उसके बाद जो है इसके गठन पे जो है रोक लगा दिया गया 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना। 42वां संविधान, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। 42वां 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इस पे रोक लगा दिया गया। संशोधन संशोधन के तहत क्या हुआ? इस पे रोक लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है परिसीमन आयोग के बारे में। उसके बाद जो है अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो है आपको कुछ आर्टिकल दिए गए, यहाँ से जो है अगर मैं 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच की बात करूँ तो आपका आर्टिकल से बहुत ज्यादा प्रश्न है, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सारे आपको आर्टिकल से इस बार बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों का आर्टिकल नहीं याद होगा उन लोगों को बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल याद रखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट लिए हैं जिस परीक्षा में पूछने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे कि अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय स्थापना अंतर्राज्यीय स्थापना का प्रावधान, ये जो है किसमें है गाइस? तो याद देखिएगा अंतर्राज्यीय स्थापना का प्रावधान जो है ये आपका आर्टिकल 263 के तहत है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। और वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद आपका जो है 64, अनुच्छेद 64 में जो है ये क्या है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 में है आपका जो है उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होंगे राज्यसभा के, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और ये जो है किस आर्टिकल के तहत पदेन अध्यक्ष होगा? किस आर्टिकल के तहत गए तो याद रखिएगा आर्टिकल 64 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाल वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? कटक, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र या वातापी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र में थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ बाद में जो है ये कहाँ हो गया था? बाद में जो है इसकी राजधानी जो है मुंगेर हो गई थी, ठीक है ना। बाद में जो है इसकी राजधानी मुंगेर मुंगेर हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है पाल वंश के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि इनके जो है संस्थापक कौन है, पाल वंश के संस्थापक, तो याद रखिएगा पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, और धर्मपाल जो है ये दूसरे शासक थे। इनकी अगर मैं बात करूं पाल वंश की गई तो याद रखिएगा पाल वंश का जो शासन था ये कब से कब तक था? इसका शासन जो था पाल वंश का, ये पाल वंश यानी सारे पाल वंश के जो शासक हैं उन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया? तो पाल वंश के संस्थापक है जो इन्होंने जो है 750 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 750 ईस्वी में तो पाल वंश की स्थापना हुई थी, और लास्टली ये कहाँ तक चला था? 770 ईस्वी तक जो है पाल वंश ने शासन किया, ठीक है। 770 ईस्वी तक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो है कटक जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये गंग वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। कटक जो है ये गंग वंश की राजधानी थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो गंग वंश ने जो है ये कब तक शासन किया था? तो गंग वंश का जो शासन चला था वो 250 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। और 250 से लेके 104 ईस्वी तक जो है गंग वंश ने शासन किया, ठीक है। 50 से 104 ईस्वी तक। उसके बाद अगर हम बात करें कांचीपुरम की, तो कांचीपुरम जो है ये किसकी राजधानी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कांचीपुरम की बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है पल्लव वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। पल्लव वंश की राजधानी थी। तो पल्लव वंश ने जो है शासन किया था वो कहाँ से मतलब कब से लेकर कब तक किया था पल्लव वंश ने शासन? तो पल्लव वंश ने जो शासन किया था गाइस ये आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो किया था 574 से लेकर जो है आपका 600 ईस्वी तक किया था, ठीक है ना। 574 से लेकर 600 ईस्वी तक, ठीक है। 600 ईस्वी तक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि पल्लव वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है सिंह विष्णु, ठीक है ना। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। अब लास्ट आपका कौन सा बचता है? वातापी। वातापी जिसे हम बादामी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वातापी या फिर जो है जिसे हम बादामी भी कहते हैं, ये जो है ये किसकी राजधानी थी? ये थी चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है ना। चालुक्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चालुक्य वंश के बारे में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जगह नहीं है तो मैं इस साइड ऐसे लिख देती हूँ। जैसे हम बात करेंगे चालुक्य वंश, ठीक है। तो चालुक्य वंश के जो अगर मैं बात करूँ कि संस्थापक कौन है, इसकी राजधानी तो मैं बता दी कि जो है वातापी है या फिर बादामी है, ठीक है। लेकिन चालुक्य वंश के संस्थापक के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी नाम आपको याद रखना, ये है पुलकेशिन प्रथम, ठीक है ना। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि चालुक्य वंश ने जो शासन किया था, इस वंश के जो सभी शासक ने मिलकर जो है कब से कब तक शासन किया था? तो 535 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 535 से लेकर जो है इसने शासन किया था 566 ईस्वी तक, ठीक है ना, चालुक्य वंश ने। ये तो हो गया चालुक्य वंश के बारे में। एक और याद रख लीजिए जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है? दूसरा आपसे पूछा जाता है राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संस्थापक के बारे में। तो थोड़ा शुरू से ले लेते हैं, बीच से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसके जो है स्टार्टिंग से ले लेते हैं, ठीक है ना, राजपूत। तो इसके जो है राजपूत वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बहुत लोगों को पता भी होगा, दंती दुर्ग।
ठीक है, दंती दुर्ग है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि इसने जो है शासन कब से कब तक किया था, तो दंती वर्ग का जो शासन चला था, यानी इसकी स्थापना जो हुई थी दंती वर्ग ने की थी, वो 735 ईस्वी में की थी, ठीक है ना? 735 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके। गाइस मैं आपको यहाँ पे ये क्लेरिफाई नहीं कर रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये आपके फर्स्ट शिफ्ट का है, कौन सा क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट का है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एनालाइज कर रही हूँ तो मैंने उस वक्त नोट नहीं किया था कि कौन सा फर्स्ट शिफ्ट का होता है, कौन सा। इतना नोट नहीं करती हूँ, बस हम मेरा पूरा फोकस होता है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, किस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके इसे अच्छे से रिवाइज करवा सकूँ। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस इसी पे होता है, ठीक है ना? इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट नहीं बताती हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा का एनालाइज मिल जाता है। यहाँ पे ये जानकर आप क्या करेंगे कि कौन सा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, सेकंड शिफ्ट में पूछा, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि जो भारत में जो है नागरिकता प्राप्त करने के जो है कितने तरीके हैं, तो गाइस याद रखिएगा नागरिकता प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है नागरिकता से संबंधित सारे पॉइंट को देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नागरिकता जो है ये आपके कौन से अनुच्छेद में है, तो नागरिकता जो है आपका दिया हुआ है आर्टिकल 5 से लेकर जो है 11 तक है। सबसे पहले पहला पॉइंट आप यही याद रखना है कि 5 से लेकर 11 तक जो है ये आपका नागरिकता का है। उसके बाद जो है आपको अगला पॉइंट याद रखना है, 1955 में जो है याद रखिएगा 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना? नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, अधिनियम पारित हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1955 में, ठीक है ना? 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें इसमें जो है इस अधिनियम में क्या है, तो इस अधिनियम में जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जिसमें नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? नागरिकता प्राप्त करने का भी प्रावधान है, ठीक है? प्राप्त और जो है समाप्त करने का भी, ठीक है? इसी अधिनियम के तहत। उसके बाद जो है अगला जो है आपको क्या याद रखना है कि कम से कम जो है आपको याद रखना है कि 12 वर्ष अगर आपको नागरिकता प्राप्त करना है, तो 12 वर्ष की न्यूनतम, ठीक है? न्यूनतम, मैक्सिमम भी नहीं, न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक है? यहाँ पे क्या है ना, जल्दी की वजह से थोड़ा सा गलत लिखा जाता है, ठीक है ना? इसे आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है? न्यूनतम 12 वर्ष की जो है गाइस याद रखिएगा न्यूनतम निवास अवधि चाहिए, निवास अवधि चाहिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना? निवास अवधि चाहिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो आपको याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नागरिकता कुछ 1955 में जो है अधिनियम को पारित किया गया था। इसके बाद जो है नागरिकता में कितना बार संशोधन हुआ है, तो याद रखिएगा ये जो आपको ध्यान रखना है 6 बार जो है ये आपको ध्यान रखना है, 6 बार, ठीक है? 6 बार संशोधन हुआ। नागरिकता अधिनियम पारित होने के बाद जो है कितना बार संशोधन हुआ गाइस, तो याद रखिएगा 6 बार संशोधन हुआ। और 6 बार जो ये संशोधन हुआ था, तो ये कब कब संशोधन हुआ है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हुआ था ये आपका 1986 में, 1986 में ये हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1992 में हुआ था, 1992 में। उसके बाद 2003 में संशोधन हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2005 में संशोधन हुआ था, ठीक है? उसके बाद जो है 2015 में संशोधन हुआ था। और जो है लास्टली अगर हम बात करें तो 2019 में। अब जो है यहाँ पे हम प्रश्न के पास आते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि नागरिकता प्राप्त करने के जो है कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो 5 तरीका जो है 5 तरीके हैं, तो वो 5 तरीका कौन-कौन सा है? तो पहला है पंजीकरण, पंजीकरण, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरा अगर हम बात करें दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका जन्म से। मैं एकदम इससे नहीं लिखा रही हूँ, जो-जो मुझे याद है मैं डायरेक्टली लिखती ही चली जा रही हूँ, ठीक है ना? जन्म से हो गया, उसके बाद जो है वंशानुक्रम से है, वंशानुक्रम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखिएगा, उसके बाद जो है आपका क्षेत्र का अधिग्रहण के तहत,
और पांचवा जो है ये कौन सा कारण है गाइस, तो याद रखिएगा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक कारण, ठीक है। तो ये जो है टोटल 5 तरीका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 26वें गवर्नर के रूप में जो नियुक्त किया गया वो संजय मल्होत्रा को किया गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ शक्तिकांत दास जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है आरबीआई के 25वें गवर्नर है, ठीक है ना, आरबीआई के 25वें गवर्नर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके पहले भारतीय गवर्नर कौन है, पहले भारतीय आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपके सीडी देशमुख। और अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि जो है आपके जो है पहले गवर्नर कौन है गाइस, तो याद देखिएगा आरबीआई के पहले गवर्नर, तो ये हैं आपके जो है पहले गवर्नर जो है, ये है आपके ओशोनबर्ग स्मिथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, जो कि हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम स्थापना के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था गाइस, वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। और याद रखिएगा ये जो है कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1935 को याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अधिनियम के तहत, अधिनियम अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, और जो है आपको याद रखना है कि जो है कब हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आरबीआई के बारे में आपको याद क्या रखना है, आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है याद रखिएगा भारत में जो है ये क्या करता है, भारत में 2 रुपए से लेकर जो है 2 रुपए से 2000 2000 के नोट जारी करता है। अब यहाँ पे जो है ये लिखाने का मतलब क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लिखाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है कि आरबीआई क्या करता है, 2 रुपए से लेकर 2000 तक के नोट जारी करता है। लेकिन लेकिन जो है ये आपको ध्यान रखना है, 1 रुपए का नोट, ठीक है ना, 1 रुपए का नोट जो है ये आपको याद रखना है आरबीआई जारी नहीं करता है। 1 रुपए का नोट या फिर जो है 1 रुपए का नोट हो गया, या फिर जो सिक्का होता है, ये कौन जारी करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो सिक्का जारी जो किया जाता है, वो किया जाता है आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न आपसे भारत सरकार द्वारा, लेकिन ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो सबसे अच्छा वीणा वादक कौन था, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त प्रथम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त प्रथम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। और ये जो है याद रखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है गाइस, तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। उसके बाद जो याद रखिएगा यहाँ इनको जो है एक और नाम से जाना जाता है, एक और कौन से नाम से जाता है, कवियों का राजा भी इन्हें कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कवियों का राजा, कवियों का राजा, कवियों का राजा भी कहा जाता है,
ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद जो है आपको याद रखना है शासनकाल के बारे में कि इनका जो है समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है ये कब से लेकर कब तक है गाइस, तो याद रखिएगा 335 से लेकर 375 ईस्वी तक जो था ये समुद्रगुप्त का शासनकाल था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, और ये कौन से साम्राज्य के थे, तो ये जो थे आपके गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाभा परमाणु केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका जो है मुंबई में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ भाभा परमाणु अनुसंधान की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी जो है स्थापना कब और किसने की थी। तो इसकी स्थापना, तो भाभा परमाणु की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 3 जनवरी 1954 को। ठीक है, 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा जो है इसका जो नाम हुआ था, नामकरण जो इसका हुआ था, अगर मैं नामकरण की बात करूं भाभा परमाणु अनुसंधान, ये जो नामकरण हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका नामकरण हुआ था 1900 जो है 67 में। ठीक है, 1967 में जो है इसका नाम जो है क्या रखा गया, इसका नाम 1967 में रखा गया। और याद रखिएगा किसके स्मृति में रखा गया, तो डॉक्टर भाभा की स्मृति में रखा गया, डॉक्टर भाभा की स्मृति में, डॉक्टर भाभा की स्मृति में। ठीक है। तो ये हो गया भाभा परमाणु से। अब जो है अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कुछ अनुसंधान के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका जो है राजमुंदरी। तो राजमुंदरी में जो है आपका कौन सा अनुसंधान है, तो राजमुंदरी में जो है ये आपका जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका राजमुंदरी में। ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं करनाल की अगर हम बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है ये भी आपका करनाल में है। ठीक ना, ये जो है कहाँ है, इससे याद रखिएगा करनाल में है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपका कौन सा अनुसंधान है, तो ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में जो है ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है भारतीय कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान ये आपका कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है ये है आपका नई दिल्ली में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भारतीय रासायनिक, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। ठीक है ना, जैविकी संस्थान। तो ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये आपको याद रखना है ये है आपका कोलकाता में। ठीक है ना, कोलकाता में। ठीक है। इसके बाद जो है एक और याद रखिएगा जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहला आपको जो है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान हो गया, और दूसरा याद रखिएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है ना, भारतीय भारतीय पुरातात्विक, पुरातात्विक। ठीक है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो ये जो है आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा ये जो है आपका जो है ये कहाँ है, तो ये भी आपका कोलकाता में है। ठीक है ना, ये भी आपका कहाँ है गाइस, याद रखिएगा ये भी है आपका कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भारत में किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। तो कौन से राज्य ने जो है ग्रीन बजट प्रस्तुत किया, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ग्रीन बजट में क्या है, तो ग्रीन बजट जो प्रस्तुत किया है इसका जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है ना, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और हो जाएगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा।
देखिए थोड़ा सा अगर लिखने में इधर उधर हो जाएगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा, इसके बाद जो है जल संरक्षण, जल संरक्षण। तो ये जो है इसका मुख्य जो है इसमें जो है क्या किया गया था, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण को जो है प्राथमिकता दी गई थी। तो पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि ग्रीन बजट प्रस्तुत जो किया था, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, ठीक है ना, प्राथमिकता। तो याद रखिएगा इसमें प्राथमिकता दी गई थी किसको, ये आपको ध्यान रखना है, दी गई। अब यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन बजट अगर आपसे जो है शिफ्ट 1 में पूछा है तो आपसे भी सेम यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। बस इसी से जो है आपको इसीलिए जो है ना क्या होता है कि इसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण या नवीकरणीय ऊर्जा या जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई थी किस बजट के तहत। तो यहाँ पे बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक ही शिफ्ट के नहीं है आपको उसी तरीके से। इसीलिए जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्लियर वाला देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में भी आएगा और बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा ये जो बजट प्रस्तुत किया है ये तो आप सभी को पता ही होगा, 2025 से 26 का बजट था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई थी गाइस, ये हुआ था आपका 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसका जो है याद रखिएगा इसे जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कौन से अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कौन से अभियान के तहत। तो याद रखिएगा बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी बचाओ बेटी के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। शुरू किया गया सुकन्या समृद्धि योजना को, और इसके इसे कब शुरू किया गया, 2015 में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं 2014 में बात करूँ तो 2000 स्कीम से भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 2014 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी गाइस, याद रखिएगा 2014 में। 2015 में आपका सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। उसके बाद 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद जो है 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो है कौन-सा स्कीम आया था? तो याद रखिएगा 2019 में जो आया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना? निधि योजना की शुरुआत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति किसी मामले को एक बार कैबिनेट के विचारार्थ वापस भेज सकता है। तो कौन से मामले को, तो गाइस याद रखिएगा वो जो है कौन से संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ पे पहले मैं संविधान संशोधन के बारे में बात करूंगी, देन आपका जो है मैं आपको इसको क्लियर करूंगी। सबसे पहले अगर मैं 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करूँ तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था, 1992 1992 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें ये आपका हुआ था 1900 जो है 78 में ये संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ, ठीक है। और 21वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था 1967 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रख, अब यहाँ पे जो है हम 44वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। 44वां संविधान संशोधन में जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया है गया कि एक बार जो है कोई भी जो है
राष्ट्रपति को जो भेजा जाता है, तो उस पे क्या कर सकता है राष्ट्रपति जो है कोई भी चीज़ को पुनः विचार के लिए यानी कोई भी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है? लेकिन जो है अगर दोबारा अगर जो है आपके जो दोबारा जो मंत्रिपरिषद होते हैं, अगर उसी को फिर से दोबारा भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, तो फिर उसे राष्ट्रपति को किसी भी हाल में स्वीकार करना ही होता है। यही आपका जो है आपका कह रहा है कि जो है किस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति किसी मामले को एक बार कैबिनेट के विचार से यानी कि पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, तो ये होता है 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है? लेकिन एक बार भेजेगा, लेकिन फिर दोबारा फिर मंत्रिपरिषद दोबारा उस चीज़ को भेजेंगे, तो दोबारा जो है राष्ट्रपति उसको इनकार नहीं कर सकता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है, तो पूछा आपसे क्या जाता है कि जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में आपका क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है? समाप्त किया गया किस संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है? और समाप्त करने के बाद जो इसे किस में चला गया? 300 ए में जो है संपत्ति के अधिकार को कौन से आर्टिकल में चला गया? 300 ए में, और ये एक कैसा अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार जो है पहले जो है ये किसमें था? पहले जो था गाइस याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार पहले जो था ये मौलिक अधिकार में था, ठीक है ना? पहले जो था ये किसमें था? मौलिक अधिकार में। लेकिन अभी जो है ये किसमें चला गया? अभी चला गया कानूनी अधिकार में। कानून कानूनी अधिकार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो कार्टिलेज में जो पाया जाता है वो कोलाजन पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो कोलाजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोलाजन जो है ये क्या करता है? कोलाजन जो है ये आपको ध्यान रखना है कार्टिलेज को कार्टिलेज को मजबूती और लचीलापन 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 प्रदान करता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोलाजन जो है ये क्या करता है? कार्टिलेज को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो आपको बताना है कि कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है गाइस। तो कस्टम ड्यूटी जो है ये आपका एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करें तो कस्टम ड्यूटी जो है ये आपका क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जो होता है आयात या फिर जो है आयात या निर्यात पे ये कर लगाया जाता है, ठीक है ना? आयात या फिर जो है निर्यात पर लगाया गया कर को हम क्या कहते हैं? लगाया गया कर को हम क्या कहते हैं गाइस? तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें जो है आपका पूंजीगत लाभ कर हो गया, पूंजीगत लाभ कर में क्या होता है? जो संपत्ति के निवेश पर जो लगाया गया कर है उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति के निवेश पर, ठीक है ना? संपत्ति के निवेश पर लगाया गया कर, संपत्ति के निवेश पर लगाया गया लगाया गया कर, ठीक है? ये होता है आपका पूंजीगत लाभ कर ये होता है, और ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना? आयकर भी आपका प्रत्यक्ष कर होता है। आयकर आपका क्या होता है? आयकर यानी आय पर लगाया गया कर, ठीक है ना? आयकर क्या होता है? आय पर लगाया गया कर जो है ये क्या होता है? आय पर लगाया गया कर। आय पर लगाया गया कर जो है ये क्या होता है? आयकर कर होता है। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं मैं तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये होता है आपका जो है प्रत्यक्ष कर होता है, और ये कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है, ठीक है ना? कंपनियों के लाभ पर कंपनियों के लाभ पर, ठीक है ना? कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर, कंपनियों के लाभ पर लगाया लगाया गया कर,
ये क्या कहते हैं, इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति के निवेश पर लगाया गया कर को क्या कहते हैं, या आयकर पे लगाया गया कर क्या कहलाता है, या कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर जो है ये क्या कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो ये जो तीन जो मैंने कर बताया, पूंजीगत, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, निर्यात को बढ़ावा देना, राजकोषीय घाटे को कम करना, या कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो गाइस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना जो है इसका जो है मुख्य काम होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो मौद्रिक नीति होता है इसे संचालित कौन करता है, यानी मौद्रिक नीति कौन ये करता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि भारत सरकार करता है, लेकिन नहीं, ये करता है आपका संचालित कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि मेडलीव ने तत्वों को उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था। तो कौन से दिशा में व्यवस्थित किया था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा मैंने एनालाइज किया और पूरे अच्छे से डिटेल किया है। तो जहाँ पे भी कंफ्यूजन है प्लीज़ उसको नोट करिए एंड कोशिश करिए उसको याद कर लेने के लिए। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।